होगा। गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, मैं संजय सर एक्सपर्ट हब साइंस के प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12th की बायोलॉजी के पहले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे, जो परीक्षा में अक्सर बेटा पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं ये आप गलत करके आती हैं और 100% इसका आप नहीं दे पाते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव गलत ना हो और इस ऑब्जेक्ट को हम आपको बिल्कुल विस्तृत से ऑप्शन वाइज भी समझाएंगे। अपना पहला ऑब्जेक्टिव है अपना कि टैपीटम क्या बच्चों, पहला ऑब्जेक्टिव अपना है टैपीटम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। टैपीटम, पहले समझिए कि टैपीटम किसे कहते हैं। टैपीटम बेटा पराग नलिका के अंदर प्रकोष्ठों में पाया जाने वाला, क्या बेटा कि पराग नलिका में प्रकोष्ठों में पाया जाने वाला टैपीटम है, या इसे अपन चैम्बर्स बोल सकते हैं। ये क्या करता है, पौधों को भोजन प्रदान करना, भोजन को अपन पोषण ही प्रदान करना कहते हैं, इसको बोलते हैं टैपीटम। ये क्या रहता है, पराग नलिका में चैम्बर्स के रूप में रहता है। तो अपन देखते हैं बेटा ऑब्जेक्टिव पहला ऑप्शन क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि विकासशील पराग कणों की पोषण प्रदान करता है। तो मैंने अभी बताया था बेटा कि टैपीटम क्या करता है, पराग नलिका में पौधों को पोषण प्रदान करता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव अपना इससे मिल रहा है, अपने जो समझा है उससे क्या मिल रहा है, पराग नलिका में क्या प्रदान कर रहा है, पोषण प्रदान करता है। लेकिन अपन को ये नहीं है कि पहला ऑब्जेक्टिव मिल गया और आंसर वहीं टिक कर दिया। पहले चारों ऑप्शनों को पूरा पढ़िए, हो सकता है कि इसके उपरोक्त सभी हो जाएं, इसलिए पूरा पढ़ो इसको। दूसरा ऑब्जेक्टिव बेटा, दूसरा ऑप्शन क्या है, ये सदन जीव द्रव्य वाली कोशिकाएं हैं। क्या है सदन, तो ये वाला ऑप्शन अपना बिल्कुल नहीं है बेटा। दूसरा, वे सामान्यतः एक से अधिक केंद्रकों से युक्त होती हैं, ये भी अपना वाला, ये भी नहीं है अपना। और उपरोक्त सभी कथन ये भी नहीं है। तो टैपीटम क्या है बेटा कि विकासशील पराग कणों को पोषण प्रदान करता है। और टैपीटम क्या होता है मैं बता चुका हूँ आपको कि पराग नलिका में प्रकोष्ठों को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा चैम्बर्स, उनके अंदर उपस्थित होता है और ये पौधों को पोषण प्रदान यानी भोजन प्रदान करने का काम करता है। दूसरा ऑप्शन बेटा अपना ये है कि पराग नलिका में दो स्पर्म, क्या बेटा, पराग नलिका में दो स्पर्म कोशिकाओं का निर्माण किस कोशिका विभाजन से होता है। आप ध्यान से देखिए, ये क्या लेकर रहा है, स्पर्म यानी या वीर्य कह सकते हैं, डीएनए आरएनए कह सकते हैं, पौधों का जनन भाग कह सकते हैं। इनसे दो स्पर्मों से मिलकर ही पौधे के भाग का निर्माण होता है और जनन होता है। और जनन कहाँ पर होगा बेटा, जब जनन हो रहा है तो जनन कोशिका में होगा। तो देखते हैं अपन ऑप्शन कौन सा मिलता है। पहला ऑप्शन दिया है बेटा कायक कोशिका में, तो ये अपना बिल्कुल नहीं है क्योंकि कायक कोशिका सूक्ष्म रहती है। दूसरा दे बेटा टैपोटम, जो टैपोटम या टैपीटम जो अपन ने अभी पढ़ा है, ये भी अपना नहीं है। तीसरा दिया है बेटा क्या, जनन कोशिका से, तो क्या है, दो स्पर्म क्या करते हैं, जन्म करते हैं, पौधे का क्या करते हैं, जन्म, और जन्म कहाँ करते हैं बेटा, जनन कोशिका में। तो अपना राइट आंसर कौन सा बेटा, जनन कोशिका में। समझ गए बेटा, दो स्पर्म मिलकर क्या करते हैं, नए पौधे का निर्माण करते हैं, तो ये जनन कोशिका में करते हैं। थर्ड ऑप्शन अपना ये बेटा पढ़िए ध्यान से कि आवर्तबीजी पौधों में, कौन से पौधा बेटा, आवर्तबीजी पौधों में द्विनिषेचन की खोज किसने की थी। आवर्तबीजी पौधों में द्विनिषेचन की खोज किसने की थी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आवर्तबीजी किसे कहते हैं। आ और व्रत, आ मतलब होता है बेटा ढकना, व्रत यानी चारों तरफ से। ये समझिए कि जो बीज चारों तरफ से ढके रहती हैं, जो नग्न अवस्था बनी रहती हैं, जो बीज बिल्कुल इनके ऊपर छिलका रहता है, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए ढके रहती हैं, उन्हें आवर्तबीजी कहते हैं। और दोहरा निषेचन उसे कहते हैं बेटा कि एक ही समय में दो निषेचन हो जाएं। कितने समय में, एक ही समय में दो निषेचन हो जाएं। इसको आप समझ सकते हैं कि एक समय में एक ही फर्टिलाइजर से दो पौधों का निर्माण हो जाए, जिसे बोलते हैं दोहरा निषेचन। ये किसमें होता है बेटा, ये दोनों, इसकी खोज किसने की थी बेटा, इसी को थी नावास चिन्ह। किसने की थी, ये नावास चिन्ह, इसकी खोज बेटा की थी नावास चिन्ह की थी। और ये नावास चिन्ह का पूरा नाम है सर्गेई नावासिन। क्या नाम बेटा, सर्गेई नावासिन। और ये रूस के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे बेटा, रूस के
ये तो अपना उत्तर तो ये हो गया, रूस के वैज्ञानिक थे। अब बाकी जो बचे हैं ऑप्शन, इन्होंने भी कुछ ना कुछ बेटा आविष्कार किया है, जैसे स्ट्रासबर्गर, हॉफमिस्टर और ल्यूवेनहॉक। तो इनके बारे में अपन पढ़ते हैं। इनसे भी अपन को देखो ऑब्जेक्टिव से भी अपन ऑप्शन ढूंढते हैं और ऑप्शन से भी तमाम क्वेश्चन बनते हैं जो अपन को आगे ऑब्जेक्टिव में काम आएंगे। अब ल्यूवेनहॉक से थे, ल्यूवेनहॉक को बेटा इन्होंने जीवित कोशिका की और इन्हें सूक्ष्म जैविकी का पिता कहा जाता है। और ये कहाँ के थे? डच के थे। कहाँ के थे बेटा ये ल्यूवेनहॉक कहाँ के थे बेटा? ये थे अपने डच के। कहाँ के थे? डच के। डच को आज अपन हॉलैंड हॉलैंड या नीदरलैंड के नाम से जानते हैं। तो ल्यूवेनहॉक ने किसकी कोई कहती बेटा? सूक्ष्म जैविकी का पिता कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? सूक्ष्म जैविकी का पिता कहते हैं। अब आते हैं बेटा स्ट्रासबर्गर। कौन सा बेटा? स्ट्रासबर्गर। स्ट्रासबर्गर ने बेटा इन्होंने माइटोसिस की खोज की थी। किसी की थी? माइटोसिस की खोज की थी। और ये कहाँ के थे बेटा? पोलैंड के थे। कहाँ के थे बेटा? ये अपने कहाँ के थे बेटा? ये स्ट्रासबर्गर कहाँ के? अपने ये पोलैंड के थे। ये कहाँ के थे बेटा? ये पोलैंड के थे। और इन्होंने किसकी खोज की थी? माइटोसिस। इन्होंने किसी खोज की थी बेटा? माइटोसिस की खोज की थी। ध्यान रखना कहीं आ गया कि माइटोसिस की खोज किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने। और किस देश से ताल्लुक़ रखते हैं? जो पोलैंड से ताल्लुक़ रखते हैं। अब एक और आता है बेटा, अपने एक और ऑप्शन अपने दिया है हॉफमिस्टर। ये हॉफमिस्टर थे बेटा जर्मनी की। ये कहाँ के थे बेटा? किस देश के थे? ये थे अपने जर्मनी के थे। और उन्होंने पीढ़ियों में प्रत्यानुवर्तन किसी खोज की थी बेटा? पीढ़ियों में प्रत्यानुवर्तन की इन्होंने खोज की थी। ध्यान रखना अपने पास चारों ऑप्शन मिल रहे हैं कि इसका देखो आवर्त बीजी किसे कहते हैं? जो बीज अपने किसी कवच से ढके रहते हैं उन्हें आवर्त बीजी कहते हैं। और द्वय निषेचन या दोहरा निषेचन इसमें दिया है, उसका मतलब है कि एक ही समय में द्वय निषेचन हो जाना। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज मैंने आपको बता चुका हूँ। इसकी खोज की थी अपनी नावासचिन ने। ये कहाँ के थे? ये रूस के थे। सरगई नावासचिन पूरा नाम इनका, जो रूस के थे। बाकी ऑप्शन है ल्यूवेनहॉक, ये डच के थे। आज वर्तमान में इसे अपन पोलैंड या नीदरलैंड कहते हैं। इन्हें सूक्ष्म जैविकी का पिता कहा जाता है। और स्ट्रासबर्गर जो पोलैंड के थे, इन्होंने माइटोसिस किसकी? इन्होंने माइटोसिस की खोज की थी। और लास्ट ऑप्शन है जो लास्ट ऑब्जेक्ट है अपना हॉफमिस्टर, ये जर्मनी के थे। इन्होंने पीढ़ियों में प्रत्यानुवर्तन की खोज की थी। काहे की थी बेटा? प्रत्यानुवर्तन की थी। अब 4th नंबर, परागकण के कारण होने वाली बीमारियां। परागकण के कारण होने वाली बीमारियां मैं आपको बता रहा हूं। परागकण के कारण, परागकण मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाकर किसी व्यक्ति या किसी जीव जंतु को बीमार ग्रसित कर देना, यानी अपने प्रभाव से प्रभावित कर देना, अपने प्रभाव से प्रभावित कर देना। अब परागकण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो कुछ ना कुछ बीच में नए माध्यम की आवश्यकता होती है बेटा। तो इसका अपने देखिए, यदि यह परागकण के कारण होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, इसमें लिखा है हे बुखार। कौन सा लगा बेटा? हे बुखार। हे बुखार इस होता है जिसे कोई खरपतवार हो, कोई जंगली खरपतवार हो, उसके संपर्क में आने से जुकाम का लगातार बहना और लगातार बुखार बने रहना, ये हे बुखार के लक्षण हैं। और ये भी परागकण के माध्यम से फैलता है। दूसरा ऑप्शन है अपना क्या बेटा? दमा। इसको अस्थमा भी कहते हैं। ये श्वसन संबंधी है, ये भी इसी कारण फैलता है बेटा, दमा। और तीसरा दिया है अपन को श्वसन शोध, ये भी परागकण के कारण फैलता है, श्वसन शोध। इसमें ये होता है कि किसी व्यक्ति की श्वसन गति तेज हो जाती है और श्वसन गति धीमी पड़ जाती है। दोनों ही अवस्था में फेफड़ों में इनमें इन्फेक्शन फैल जाता है। इसलिए अपन को इसका राइट आंसर है बेटा उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन है बेटा इसका? उपरोक्त सभी। तो परागकण के कारण होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं? ये बुखार दिया है, दमा दिया है, श्वसन शोध दिया है, उपरोक्त सभी। तो अपना राइट आंसर क्या है बेटा इसका? उपरोक्त सभी। अपना पांचवा क्वेश्चन है अपना, कीटों एवं वायु द्वारा परागण होता। अभी समझा था मैंने, परागण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाकर किसी पुष्प को पुष्पासन या बीजांडसन के लिए प्रेरित करना ही परागण है।
अब परागण किन माध्यमों से होता है, इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है परागकण के लिए? तब कीटों द्वारा और वायु द्वारा परागण किस में होता है? इसका आंसर है बेटा कुमुद